गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एलएलबी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 4, जिसको साधारण अपवादों के नाम से भी जानते हैं, के टॉपिक प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। यदि उसको ये अधिकार नहीं मिलता तो शायद उसके शरीर और संपत्ति को हमेशा खतरे की आशंका रहती। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ये राज्य द्वारा प्रदत्त है, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता कि वह अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य से सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे मामलों में उसे कुछ तात्कालिक अधिकार, जिसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी कहते हैं, प्रदान किए गए हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में शरीर से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात की। जिस प्रकार से शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, शरीर की महत्वता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में संपत्ति की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति की भी सुरक्षा चाहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 96, 97 और 99 की भी बात की थी। ये तीनों ही सेक्शन शरीर से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के साथ भी पढ़े जाते हैं और साथ ही संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के साथ भी पढ़े जाते हैं, और इनकी भी आज हम वापस पुनः चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 96 में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत की जाए। इसी प्रकार सेक्शन 97 में भी बताया है कि कोई बात, कोई कार्य अपराध नहीं है जो शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत की जाए। लेकिन साथ ही सेक्शन 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बताए गए हैं, कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ अपवाद दिए गए हैं। यदि कार्य उन अपवादों के अंतर्गत आता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसमें है कि जब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की मांग करता है तो उसके इस अधिकार को धारा 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनके अध्ययन रहते हुए ही देखा जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करें तो सर्वप्रथम धारा 103, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कब दोषकर्ता की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। इसमें ये बताया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनके अध्ययन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य हानि स्वेच्छा कारित करने तक हो जाता है यदि अपराध निम्नलिखित प्रकार का है या प्रयत्न है, जैसे लूट, जिसको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 390 में परिभाषित किया गया है, रात्रि गृह वेदन, जिसके बारे में धारा 446 में परिभाषा दी गई है, अग्नि द्वारा रिष्टि के बारे में 425 और 436 को आप पढ़ सकते हैं।
अग्नि द्वारा रिष्टि जो ऐसे निर्माण तंबू या दलियान में की गई है, जो मानव निवास के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद में चोरी, जिसको 378 में परिभाषित किया है, रिष्टि जिसको 425 में परिभाषित किया है, या गृह अतिचार जिसको 442 में परिभाषित किया है, ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो, अर्थात चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे युक्तियुक्त रूप से ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगी। इन सभी परिस्थितियों में दोषकर्ता की मृत्यु भी कारित की जा सकती है या अन्य अपहानि भी स्वेच्छा कारित की जा सकती है। अन्य अपहानि की जब हम बात करें तो इसके लिए हम धारा 104 की चर्चा करेंगे। धारा 104 में बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक कब होता है। स्टूडेंट्स, धारा 103 में जो हमने अपराधों की बात की, जैसे लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, यदि अपराध इन सभी कैटेगरी का नहीं है तो धारा 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनके अध्ययन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न अन्य उपपत्ति स्वेच्छा कारित की जा सकती है। इसको मैं वापस दूसरे शब्दों में कहूँ तो यदि अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है, वह चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार या धारा 103 में जो अपराध बताए गए हैं के अंतर्गत नहीं आता, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होगा, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में जो अपवाद, जो रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जो निर्बंधन दिए हुए हैं, उनके अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न अन्य कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रश्न ये उठता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है। और कब तक बना रहता है? ये चोरी के संबंध में, लूट के संबंध में, रात्रि गृहवेदन के संबंध में, गृह अतिचार के संबंध में, रिष्टि के संबंध में, आपराधिक अतिचार के संबंध में अलग अलग समय तक बना रहता है। जैसे हम बात करें क्रमशः चोरी के मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करें तो अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक या चोर से संपत्ति पुनः वापस प्राप्त कर लेने तक यह अधिकार बना रहता है। इसी प्रकार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करें लूट के संबंध में तो यह तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय बना रहता है, तब तक लूट के मामलों में यह अधिकार बना रहता है। इसी प्रकार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक आपराधिक अतिचार और रिष्टि करता रहता है। इसी प्रकार रात्रि गृहवेदन के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृहवेदन से प्रारंभ हुआ गृह अतिचार बना रहता है। इस प्रकार से हमने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ होने और बने रहने तक की बात की। स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं आपको वापस बता देना चाहूँगा कि जब भी चाहे शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में प्रश्न पूछा जाए या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में प्रश्न पूछा जाए, आपको भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 96, 97 और 99 को शामिल करते हुए और शरीर से संबंधित जो प्रावधान है उनको साथ में लेना है। संपत्ति से संबंधित हो तो आपको धारा 103, 104, 105 को शामिल करते हुए अपना आंसर देना है। इसके साथ में आपसे मैं एक विकृतित व्यक्ति और पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करूं
तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 98 में बताया गया है कि विकृतित व्यक्ति, पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की स्थिति की परिस्थिति के बारे में बताया। देखिए, एक सरल उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं तो एक व्यक्ति पागल विकृतित व्यक्ति है और वह अपने पागलपन के कारण बी नामक एक व्यक्ति को मारता है, मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह पागल है, विकृतित व्यक्ति है, वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता। किंतु बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त होगा जो ए के सही होने की स्थिति में प्राप्त होता, जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 98 में प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार से पागल व्यक्ति के संबंध में भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें, समझें, आवश्यक हो तो नोट करें। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।